हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल ईडीयू 360% में। चलिए आज हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम कवर करेंगे ट्रिगरिंग ऑफ एसीआर एंड कम्यूटेशन ऑफ एसीआर। अगर आपको इन वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का फ़ोटो अपलोड होता है इंस्टाग्राम पे, तो आप वहाँ से भी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं चैनल के, और इम्पोर्टेंट और कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं ट्रिगरिंग ऑफ एसीआर। तो एसीआर की ट्रिगरिंग क्या होती है? तो एसीआर को टर्न ऑन करने की क्रिया ट्रिगरिंग कहलाती है। यानी एसीआर को ऑन करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिगरिंग कहते हैं। और एसीआर की ट्रिगरिंग के लिए निम्न विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। और एसीआर की ट्रिगरिंग के लिए निम्न मेथड प्रयोग में लाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला है थर्मल मेथड, दूसरा है डीवी/डीटी मेथड यानी वोल्टेज ग्रेडियंट मेथड, दूसरा है वोल्टेज ग्रेडियंट मेथड, तीसरा है गेट ट्रिगरिंग मेथड। और ये भी गेट ट्रिगरिंग मेथड भी कई प्रकार के होते हैं, रेजिस्टिव ट्रिगरिंग मेथड, आरसी ट्रिगरिंग मेथड, तो इसको भी आगे हम पढ़ेंगे। और रेडिएशन ट्रिगरिंग मेथड भी होता है। और एक जो होता है ब्रेक डाउन मेथड भी होता है। तो चलिए पहले इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, जो पहला पॉइंट है हमारा इसमें थर्मल मेथड। तो थर्मल मेथड में यहाँ से देखिए थर्मल मेथड क्या होता है। थर्मल मेथड के द्वारा हम कैसे ट्रिगरिंग करते हैं? तो एसीआर की ट्रिगरिंग की इस मेथड में, यानी एसीआर को टर्न ऑन करने की इस मेथड में, उसके रिवर्स बायस J2 जंक्शन पर, और हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि जो एसीआर होता है वो 4 लेयर तथा 3 जंक्शन से मिलकर बना होता है, जिसमें जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बैस में होते हैं, और जबकि जंक्शन J2 किस बैस में होता है? रिवर्स बैस में होता है। तो एसीआर की ट्रिगरिंग की इस मेथड में उसके रिवर्स बैस जंक्शन पर थर्मल इफेक्ट द्वारा कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ा जाता है। अब जंक्शन J2 क्या है? रिवर्स बैस है। तो जंक्शन J2 पे हम एक थर्मल इफेक्ट यानी टेम्परेचर दे के उसके कोवेलेंट बॉन्ड को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो हम जानते हैं कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। तो ये एक ही कोवेलेंट बॉन्ड नहीं न टूटेगा, बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे। तो इसके वजह से उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में चार्ज कैरियर उत्पन्न हो जाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में चार्ज कैरियर उत्पन्न हो जाएंगे। तो देखिए, उसको थर्मल इफेक्ट द्वारा कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ा जाता है, जिससे अधिक संख्या में चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होते हैं, जिससे अधिक मात्रा में चार्ज कैरियर उत्पन्न होते हैं, और एसीआर में करंट फ्लो होने लगती है। और यानी जब करंट फ्लो होने लगती है यानी कि एसीआर ऑन हो गया तथा वह ऑन हो जाता है। तो पहला जो हमारा मेथड था थर्मल मेथड, इसमें देख लिए हम लोग थर्मल मेथड में एसीआर को कैसे ऑन करते हैं। दूसरा जो मेथड है वो डीवी/डीटी मेथड है, जिसको हम वोल्टेज ग्रेडियंट मेथड कहते हैं। तो देखिए, इस मेथड के द्वारा हम कैसे एसीआर को टर्न ऑन यानी ऑन करते हैं। तो एसीआर के ट्रिगरिंग की इस मेथड में, यानी कि एसीआर की ट्रिगरिंग की इस मेथड में उसके रिवर्स बैस जंक्शन पर क्या करते हैं? प्रॉपर वोल्टेज ग्रेडियंट अप्लाई करके उसके अवलांच ब्रेक डाउन कराया जाता है, देखिए, यानी जंक्शन J2 पर प्रॉपर वोल्टेज ग्रेडियंट हम लोग अप्लाई करते हैं, और वोल्टेज अप्लाई करके उस पर क्या किया जाता है? वहाँ पे जंक्शन J2 पे अवलांच ब्रेक डाउन कराया जाता है। और हम जानते हैं अवलांच ब्रेक डाउन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होती है, और जब एसीआर में करंट फ्लो होने लगी यानी एसीआर टर्न ऑन हो गया, अतः कराया जाता है जिसे टर्न ऑन हो जाता है, जिससे एसीआर क्या होता है? टर्न ऑन हो जाता है। चलिए, जो हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे उसमें है गेट ट्रिगरिंग मेथड। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है गेट ट्रिगरिंग मेथड। तो एसीआर की टर्न ऑन की इस मेथड में, एसीआर की टर्न ऑन करने के लिए जो गेट ट्रिगरिंग मेथड है, इस मेथड में उसके गेट पर प्रॉपर वोल्टेज अप्लाई कर गेट करंट फ्लो की जाती है।
इस मेथड में क्या किया जाता है, उसके गेट पर प्रॉपर वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं और प्रॉपर वोल्टेज अप्लाइड करने से इससे एक गेट करंट क्या होती है, फ्लो होने लगती है, जिससे इसमें जल्दी ही ब्रेक डाउन होकर एसीआर टर्न ऑन हो जाता है। जिससे क्या होता है, गेट करंट फ्लो होने से यह जल्दी ही ब्रेक डाउन हो जाता है और इसमें एसीआर क्या होता है, ऑन हो जाता है। एसीआर में करंट फ्लो होने लगती है और एसीआर की ट्रिगरिंग के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है। और एसीआर की ट्रिगरिंग के लिए कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, गेट ट्रिगरिंग मेथड, यही सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है। और देखिए जो चौथा पॉइंट है वो है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड क्या होता है कि एसीआर के ट्रिगरिंग की इस मेथड में, यानी कि एसीआर को टर्न ऑन करने की इस मेथड में उसके रिवर्स बैस J2 जंक्शन पर, मतलब उसका जो जंक्शन J2 रिवर्स बैस में है उस पर प्रकाश डाला जाता है, यानी उस पर लाइट डाली जाती है, लाइट की इंटेंसिटी, जिससे क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने लगता है, जिससे कोवेलेंट बॉन्ड टूटने लगता है और कैरियर की संख्या बढ़ने से, और कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो कैरियर की संख्या उसमें बढ़ने लगती है और कैरियर की संख्या बढ़ने से उसमें करंट बहने लगती है और जब करंट बहने लगी यानी एसीआर टर्न ऑन हो गया, फलस्वरूप एसीआर ऑन हो जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, एसीआर ऑन हो जाता है। अब देखिए ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है, कि इसका ये ब्रेक डाउन वोल्टेज मेथड द्वारा एसीआर को टर्न ऑन कैसे किया जाता है, कि हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बैस में होते हुए भी एसीआर कंडक्शन नहीं करता है। हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बैस में होते हुए भी एसीआर कंडक्शन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में आपको बताए हैं, क्योंकि जो इसका जंक्शन है J1 और J3 ये फॉरवर्ड बैस में होते हैं और फिर भी जंक्शन J2 जो है वो रिवर्स बैस में होता है, इसलिए इसमें फॉरवर्ड बैस में होते हुए भी ये एसीआर कंडक्शन नहीं करता है, क्योंकि इसका J2 जंक्शन रिवर्स बैस में रहता है। क्योंकि इसका J2 जंक्शन रिवर्स बैस में रहता है, जैसे जैसे इसका वोल्टेज बढ़ाया जाता है, यानी कि अब जैसे जैसे इसका वोल्टेज बढ़ाया जाएगा तो जब इसके अक्रॉस वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज के तुल्य होता है, जब इसमें वोल्टेज बढ़ाया जाता है और जब इसका वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज के इक्विवेलेंट होता है तो इसमें करंट फ्लो होने लगती है। तो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होने लगती है और यह ऑन हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ और टॉपिक्स। देखिए जो अगला टॉपिक है गेट ट्रिगरिंग मेथड। तो जो हम गेट ट्रिगरिंग मेथड चूँकि पीछे पढ़े हैं, लेकिन गेट ट्रिगरिंग मेथड भी 3 प्रकार के होते हैं और उन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए पहले इसका इंट्रो देख लेते हैं कि एसीआर की गेट टर्मिनल पर गेट पल्स देकर उसे टर्न ऑन करना गेट ट्रिगरिंग कहलाता है। एसीआर की गेट पर उसका गेट टर्मिनल पर गेट पल्स देकर टर्न ऑन करना क्या कहलाता है, ट्रिगरिंग कहलाता है। और आपको पीछे जस्ट बताए हैं कि एसीआर के गेट पर जब हम लोग प्रॉपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उससे गेट करंट फ्लो होती है और वो गेट करंट क्या करती है, बहुत ही जल्दी ब्रेक डाउन करा देती है, जिससे कि एसीआर टर्न ऑन हो जाता है। सेम वही मेथड है कि गेट ट्रिगरिंग के लिए निम्न सर्किट का यूज होता है। अब देखिए गेट ट्रिगरिंग कराने के लिए कुछ 3 प्रकार के सर्किट का यूज होता है। तो पहला है रजिस्टर ट्रिगरिंग, यानी रजिस्टर का प्रयोग करके ट्रिगरिंग करना, और आरसी ट्रिगरिंग यानी रजिस्टर और कैपेसिटर का प्रयोग करके ट्रिगरिंग करना सर्किट में, और एक होता है यूजेटी ट्रिगरिंग। यूजेटी का प्रयोग करके हम ट्रिगरिंग का प्रयोग करते हैं। और यूजेटी जो है हमारी, वो आपको पिछली वीडियो में यूजेटी मिल जाएगी। यूजेटी के बारे में मतलब डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया है पिछले वीडियो में। तो देखिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं रजिस्टर ट्रिगरिंग। तो रजिस्टर ट्रिगरिंग क्या होती है कि एसीआर की ट्रिगरिंग की इस मेथड में एक वेरिएबल रजिस्टर के थ्रू एसीआर की ट्रिगरिंग की इस मेथड में, यानी कि एसीआर की ट्रिगरिंग की रजिस्टर ट्रिगरिंग मेथड में एक वेरिएबल रजिस्टर के थ्रू फॉरवर्ड बैस एसीआर को एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल में, यानी कि एसीआर की ट्रिगरिंग की इस मेथड में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू क्या किया जाता है, फॉरवर्ड बैस एसीआर को एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल में, यानी एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0 से 90 के बीच कहीं भी गेट पल्स देकर टर्न ऑन किया जाता है। 0 से 90 के बीच कहीं भी गेट पल्स देकर टर्न ऑन किया जाता है। और ट्रिगरिंग की इस मेथड में फायरिंग एंगल 0 से अधिक तथा 90 से कम होता है।
और इस मेथड में ट्रिगरिंग की रजिस्टर ट्रिगरिंग मेथड में फायरिंग एंगल क्या होता है, जिस एंगल पे एसीआर को टर्न ऑन कर दिया जाता है उसे ही हम फायरिंग एंगल कहेंगे। आगे इसके बारे में हम तुरंत पढ़ेंगे। और ये फायरिंग एंगल क्या होगा, 0 से अधिक और 90 से कम होता है। तो देखिए ट्रिगरिंग हेतु जो सर्किट डायग्राम होती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। देखिए तो यहाँ पे ट्रिगरिंग हेतु सर्किट आ गई। तो देखिए यहाँ पे एसी सप्लाई दिया गया है और यह एसी में रजिस्टर ट्रिगरिंग क्या करती है कि एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0 से 90 के बीच कहीं भी गेट पल्स देकर टर्न ऑन कर देती है। कहीं भी क्या करती है, गेट पल्स देकर सर्किट को टर्न कर देती है 0 से 90 के बीच एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल में। और देखिए यहाँ पे एसी का सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पे एक एसीआर लगा हुआ है जिसके गेट टर्मिनल को डायोड से और वेरिएबल गेट टर्मिनल को डायोड से और रेजिस्टेंस बॉक्स से जोड़ा गया है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और इस सर्किट के थ्रू जो जहाँ लगा है और जिसका जिसका जो काम है उसके बारे में हम बस एक्सप्लेन कर देंगे, यानी लिख देंगे कि इसमें एक एसी सप्लाई लगा हुआ है, यहाँ पे एक क्या लगा हुआ है, एसीआर लगा हुआ है जिसके गेट पल्स से एक डायोड जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक वेरिएबल, बस ऐसे ही लिख देंगे और हमें नंबर मिल जाएगा। और देखिए इसका जो ये है इसका ये जो डायग्राम है, ये देखिए एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल में, निगेटिव हाफ साइकिल में नहीं, पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे अल्फा दिया है, यानी कि ये क्या है, फायरिंग एंगल है। यानी कि इस फिक्स फायरिंग एंगल के बाद क्या होगा कि ये टर्न ऑन हो जाएगा एसीआर। वैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल में ये काम नहीं करेगा, यानी निगेटिव हाफ साइकिल में ये काम नहीं करेगा। लेकिन फिर जो अगला पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी उसमें यहाँ से ये क्या होगा कि अल्फा या फायरिंग एंगल के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, फायरिंग एंगल के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए ये जो आपको बताया था कि इस सर्किट में रजिस्टेंस फिक्स्ड मैग्नीट्यूड और रजिस्टेंस आर वेरिएबल मैग्नीट्यूड है। इसमें जो ये रजिस्टेंस लगा हुआ है, रजिस्टेंस ये फिक्स मैग्नीट्यूड का है और ये जो आर लगा हुआ है रेजिस्टेंस ये वेरिएबल मैग्नीट्यूड का है। इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये इसका पूरा नाम रेजिस्टेंस ही लिख दिया है। रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है ये फिक्स्ड वैल्यू का है, जबकि ये रेजिस्टेंस आर जो है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल जो आर है वेरिएबल है। और डायोड डी गेट क्या लिखा है, डायोड डी कैथोड जंक्शन को ब्रेक डाउन होने से बचाता है। और ये डायोड डी है, जो डी है वो कैथोड जंक्शन को क्या करता है, गेट के कैथोड जंक्शन से लगा हुआ है और ये क्या करता है कि इसको ब्रेक डाउन होने से बचाता है। इसको क्या करता है, ब्रेक डाउन होने से बचाता है। ये गेट होगा, सॉरी यहाँ पे गेट होगा, गेट के कैथोड से लगा हुआ है क्या, डायोड डी, गेट के कैथोड से डायोड डी लगा हुआ है जो क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन होने से बचाता है। और एसीआर को गेट पल्स भी इसी के थ्रू प्राप्त होती है और एसीआर को गेट पल्स भी डायोड के थ्रू ही प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आरबी लगा हुआ है। रेजिस्टेंस आरबी स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस है और जो ये रेजिस्टेंस आरबी है वो ये क्या है, स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस लगा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके सर्किट में अभी आपको बताएं कि ये जो इसी के बारे में लिखेंगे क्या क्या। देखिए सर्किट देख लीजिए, जो इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस फिक्स मैग्नीट्यूड का है, जबकि यहाँ पे एक आर रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल मैग्नीट्यूड का है। और यहाँ पे डायोड डी जो है वो गेट के, वो डायोड डी जो है वो एसीआर के कैथोड से लगा हुआ है, एसीआर के कैथोड से लगा हुआ है प्लस गेट से कनेक्टेड है, जो कि डायोड डी के लगने के कारण ये ब्रेक डाउन से बचाता है। तथा डी क्या करता है, डायोड डी क्या करता है, इसको गेट पल्स भी प्रदान करता है। और यहाँ पे जो आरबी लगा हुआ है ये स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस है। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला पॉइंट है कि इस सर्किट में रेजिस्टेंस आर, जो इस सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टेंस आर लगा है, आर के वैल्यू को चेंज करके, आर के वैल्यू को क्या करके, बदल करके एसीआर को डिजायर फायरिंग एंगल पर टर्न ऑन कर दिया जाता है। एसीआर को क्या किया जाता है, डिजायर्ड फायरिंग एंगल पे टर्न ऑन कर दिया जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे। देखिए कहीं हमें ज़रूरत हुई कि हम यहाँ से क्या किए, यहाँ तक इसके बाद, मतलब इसके बाद हमें टर्न ऑन करना है,
इसके बाद टर्न ऑन करना है, तो यहाँ तक फायरिंग एंगल देके और इसको टर्न ऑन कर दिए। किसी को काम पड़ेगा कि इसको आधे के बाद टर्न ऑन करना है, तो इसका अल्फा क्या होगा, ये टोटल कितना है, ये टोटल है 90, तो ये 45 डिग्री के फायरिंग एंगल के बाद इसको टर्न ऑन कर देगा। तो वो वेरिएबल रेजिस्टेंस आर के वैल्यू को चेंज करके इसको डिजायर्ड फायरिंग एंगल पे हम टर्न ऑन एसीआर को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आरसी ट्रिगरिंग मेथड, यानी रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस ट्रिगरिंग मेथड। इसमें क्या किया जाता है, एसीआर की ट्रिगरिंग की इस मेथड में, एसीआर की ट्रिगरिंग की इस मेथड में एक रजिस्टर तथा कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। एसीआर को टर्न ऑन करने की इस मेथड में एक रजिस्टर का प्रयोग तथा साथ ही साथ एक कैपेसिटर का भी प्रयोग किया जाता है। इस मेथड द्वारा एसीआर को एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल में कहीं भी, मतलब कि इस मेथड में, मतलब कि रेजिस्टिव ट्रिगरिंग मेथड में एसीआर के पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0 से 90 डिग्री के बीच हम लोग क्या किए थे, टर्न ऑन करते थे। लेकिन कहीं भी 0 से 90 के बीच में कहीं भी फायरिंग एंगल देकर टर्न ऑन कर देते थे। लेकिन इस मेथड द्वारा एसीआर को एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल में कहीं भी अर्थात 0 से 180 के बीच गेट पल्स देकर टर्न ऑन किया जाता है। रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस ट्रिगरिंग मेथड में पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0 से 180 के बीच कहीं भी गेट पल्स देकर टर्न ऑन, फायरिंग एंगल देकर टर्न ऑन किया जाता है। और देखिए ट्रिगरिंग हेतु सर्किट, और देखिए इसमें ट्रिगरिंग हेतु सर्किट है, ये एसी है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ये एसी है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है और बस लोड ही के साथ एक एसीआर लगा हुआ है और एसीआर के गेट के साथ क्या लगा हुआ है, हमारा डायोड D1 लगा हुआ है। और जबकि यहाँ पे डायोड D2 है और यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक कैपेसिटर है। तो इसके बारे में देखिए, इसका जो आगे है, ये जो एक और जो डायग्राम है वो दिखाया गया है। वो डायग्राम क्या है कि यहाँ से अल्फ़ा है, अल्फ़ा हम कहीं भी दे के इसको टर्न ऑन कर दिए हैं, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही टर्न ऑन होगा, निगेटिव हाफ साइकिल में काम नहीं करेगा। देखिए ये अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 90 का केस है और ये फिर अल्फ़ा है। तो इस सर्किट में देखिए, तो अब सर्किट के बारे में जो लगा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस सर्किट में डायोड D1 द्वारा एसीआर के गेट करंट प्राप्त होती है। अभी आपको सर्किट दिखाया, उसमें जो डायोड D1 है उसके द्वारा भी क्या होता है, एसीआर को गेट पल्स प्राप्त होता है। अभी आप पढ़ लीजिए, तुरंत हम आपको सर्किट के थ्रू भी इसको दिखाएंगे। इस सर्किट में क्या होता है, डायोड D1 द्वारा एसीआर को गेट करंट प्राप्त होती है और डायोड D2 के थ्रू कैपेसिटर C निगेटिव हाफ साइकिल में निगेटिव वोल्टेज तक चार्ज होता है। और D2 के द्वारा क्या होता है कि निगेटिव हाफ साइकिल में, D2 के द्वारा निगेटिव हाफ साइकिल में निगेटिव वोल्टेज तक क्या होता है, कैपेसिटर C चार्ज होता है। और पॉजिटिव हाफ साइकिल में रेजिस्टेंस R के थ्रू पॉजिटिव हाफ साइकिल तक चार्ज होता है। और देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक डायोड D2 लगा दिया गया है। तो डायोड D2 लगाने के कारण क्या होता है, निगेटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर निगेटिव वोल्टेज तक चार्ज होता है और रेजिस्टेंस लगाने के कारण क्या हुआ है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव वोल्टेज तक क्या होता है, चार्ज होता है। हम जानते हैं कि केवल R की मान को बदलकर फायरिंग एंगल केवल 0 से 90 तक ही रखा जाता है। और हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस के मान को बदल के, क्योंकि R सर्किट में रेजिस्टिव ट्रिगरिंग मेथड में हम देखे थे कि रेजिस्टेंस के वैल्यू को चेंज करके कि कहाँ से कहाँ तक फायरिंग एंगल देते थे, 0 से और 90 के बीच में कहीं भी गेट पल्स देकर टर्न ऑन करते थे। वही है कि हम जानते हैं कि केवल रेजिस्टेंस के मान को बदलकर फायरिंग एंगल केवल 0 से 90 तक ही रखा जाता है। इसके तुरंत बाद जैसे ही कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज गेट वोल्टेज के तुल्य होता है, जैसे कैपेसिटर के एकरास जो वोल्टेज होता है वो गेट वोल्टेज के इक्विवेलेंट होता है, तो वह डिस्चार्ज होकर गेट करंट प्रदान करता है। तो वो क्या होता है, अब डिस्चार्ज होकर कैपेसिटर गेट करंट प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप फायरिंग एंगल का मान 180 तक शिफ्ट हो जाता है। और जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि फायरिंग एंगल का मान 180 तक शिफ्ट हो जाता है। रेजिस्टिव सर्किट में
0 से 90 के बीच हम लोग गेट पल्स देकर कहीं भी सर्किट को टर्न ऑन करते थे। लेकिन इसमें रेजिस्टेंस है, इसमें भी आरसी सर्किट में भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यह 0 से 90 तक देगा। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो गेट के वोल्टेज के इक्विवेलेंट होगा, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा और इसके फायरिंग एंगल को 180 तक शिफ्ट कर देगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपको अभी तुरंत हम बताए थे पीछे कि आपको फिर जो बताए हैं वो सर्किट के थ्रू समझाएंगे। तो देखिए यहाँ से एसी सप्लाई दिया गया है, ये लोड है, और एसीआर के गेट करंट को मतलब डायोड D1 के द्वारा एसीआर को गेट करंट प्रदान हो रही है। देखिए क्योंकि ये एसीआर के गेट से क्या जुड़ा हुआ है, D1 जुड़ा हुआ है, डायोड D1। तो डायोड D1 द्वारा एसीआर को क्या मिल रही है, गेट करंट प्राप्त हो रही है। और D2 के लगा देने के कारण, और D2 के लगा देने के कारण क्या होता है कि निगेटिव हाफ साइकिल में निगेटिव वोल्टेज तक क्या होता है, कैपेसिटर हमारा चार्ज होता है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस R लगा देने के कारण क्या होता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव वोल्टेज तक कैपेसिटर चार्ज होता है। लेकिन हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस लगाने की वजह से हम फायरिंग एंगल 0 से 90 के बीच ही टर्न ऑन कर देते हैं। लेकिन कैपेसिटर लगा देने के कारण क्या होता है कि जब गेट करंट वो कैपेसिटर के करंट से मतलब गेट करंट क्या होती है, सॉरी गेट करंट कह रहे हैं, गेट वोल्टेज क्या होती है, जब कैपेसिटर के वोल्टेज के इक्विवेलेंट यानी बराबर होती है तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है। अभी तुरंत चार्ज हो रहा था, अब डिस्चार्ज होने लगता है, और इसके मतलब क्या होता है, इसके फायरिंग एंगल को क्या करता है, ये 180 डिग्री तक शिफ्ट कर देता है। चलिए अब आगे देखते हैं जो टॉपिक है, यूजेटी के द्वारा ट्रिगरिंग कैसे किया जाता है। देखिए जो अगला टॉपिक है वो है यूजेटी ट्रिगरिंग मेथड, या इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑक्सीलेटर। इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑक्सीलेटर मेथड। तो एसीआर की ट्रिगरिंग की इस मेथड में, यानी कि एसीआर की ट्रिगरिंग की यूजेटी ट्रिगरिंग मेथड में, उसे एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0 से 165 डिग्री के बीच कहीं भी गेट पल्स देकर टर्न ऑन किया जाता है। यूजेटी ट्रिगरिंग मेथड में क्या किया जाता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये सारे के सारे काम पॉजिटिव हाफ साइकिल में होंगे, निगेटिव हाफ साइकिल में कुछ नहीं होगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0 से 165 डिग्री के बीच में कहीं भी गेट पल्स देकर हम ऑन कर सकते हैं एसीआर को। और ट्रिगरिंग हेतु सर्किट देखिए क्या है, ट्रिगरिंग हेतु सर्किट है कि यहाँ पे एक वोल्टेज लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमारा लगा हुआ है यूजेटी, यहाँ पे आरबी लगा हुआ है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और जस्ट यहाँ पे एसीआर लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, और यहाँ पे एसी सप्लाई लगा हुआ है, यहाँ पे डीसी सप्लाई लगा हुआ है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं कि, और पीछे हम आपको यूजेटी में बताए थे कि यूजेटी का हम प्रयोग वेरिएबल रजिस्टर तथा साटूथ वेव जनरेटर के रूप में करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि यूजेटी एक साटूथ वेव जनरेटर होता है। यूजेटी क्या होता है, एक साटूथ वेव जनरेटर होता है, और वहाँ पे हम पीछे साटूथ वेव बताया भी थे क्या होता है, ऐसे ही होता है साटूथ वेव। इसके द्वारा करंट पल्स, साटूथ पल्स प्राप्त करके एसीआर के गेट पल्स को टर्न ऑन किया जाता है। और इसके द्वारा करंट पल्स किस फॉर्म में, साटूथ पल्स के फॉर्म में प्राप्त करके एसीआर को टर्न ऑन किया जाता है। देखिए इसके सर्किट में क्या क्या लगे हैं इसके बारे में हम जानते हैं। पहला लगा हुआ है आर, ये पहला क्या लगा हुआ है, आर। देखिए स्टार्ट करते हैं। इस सर्किट में जब रेजिस्टेंस आर का मान कम होता है, अब देखिए जब इस सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस आर का मान कम होता है, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हम आर के मान को कम कर देते हैं, तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज होता है। तो कैपेसिटर जो लगा हुआ है नीचे वो कैसे चार्ज होता है, जल्दी चार्ज होता है। और जैसे ही कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज यूजेटी की इमीटर वोल्टेज की इक्विवेलेंट होता है, यानी यूजेटी में आपको हम बताए थे कौन कौन से 3 टर्मिनल होते हैं, एक उसमें इमीटर टर्मिनल होता है ई। तो जैसे ही कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज यूजेटी की इमीटर वोल्टेज के इक्विवेलेंट होता है, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो इमीटर के वोल्टेज के जब बराबर होता है,
तो यूजेटी में कंडक्शन होने लगता है। तो यूजेटी में क्या होता है कि करंट फ्लो होने लगती है, और यूजेटी की कंडक्शन की समय ही कैपेसिटर डिस्चार्ज भी होता है। और यूजेटी का कंडक्शन होने लगता है यानी यूजेटी में करंट फ्लो होने लगती है, और जैसे जैसे यूजेटी में करंट फ्लो होती है वैसे वैसे कैपेसिटर क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग के टाइम यानी कि जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, जब इमीटर वोल्टेज का मान कम होता है तो यूजेटी ऑफ हो जाता है, और जब इमीटर वोल्टेज जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और डिस्चार्जिंग क्या हो रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, और जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्जिंग के टाइम क्या होता है कि जब इमीटर वोल्टेज का मान कम होता है तो क्या होता है, यूजेटी ऑफ हो जाता है। और ऑन कैसे हुआ, जब कैपेसिटर का वोल्टेज इमीटर के वोल्टेज के बराबर हुआ तो ऑन हुआ, उसमें कंडक्शन होने लगा। और जैसे जैसे कंडक्शन हो रहा है यूजेटी क्या हो रहा है, कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। अब जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और जैसे यूजेटी के इमीटर का वोल्टेज कम होता है तो फिर क्या होता है, यूजेटी ऑफ हो जाता है। और इस प्रकार कैपेसिटर के चार्जिंग डिस्चार्जिंग की कंट्रोल द्वारा यूजेटी की कंडक्शन का कंट्रोल करके यूजेटी द्वारा करंट पल्स प्राप्त कर लिया जाता है। और इसी मेथड द्वारा यूजेटी के चार्जिंग कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कंट्रोल द्वारा क्या किया जाता है कि यूजेटी का कंडक्शन किया जाता है, कंडक्शन को कंट्रोल किया जाता है। और इसी बीच में क्या किया जाता है, करंट प्लस इसी बीच में करंट यूजेटी के द्वारा करंट पल्स प्राप्त करके एसीआर को टर्न ऑन कर लिया जाता है। यही करंट पल्स ट्रांसफार्मर की हेल्प से एसीआर के गेट पल्स के रूप में प्राप्त होती है। और ये जो करंट पल्स जो मिल रही है यूजेटी के द्वारा, यही करंट पल्स जो है वो ट्रांसफार्मर की सहायता से एसीआर को गेट पल्स के रूप में प्राप्त की जाती है। और ट्रांसफार्मर की सहायता से क्या की जाती है, एसीआर को गेट पल्स के रूप में प्राप्त होती है, जिससे एसीआर टर्न ऑन हो जाता है, जिससे एसीआर टर्न ऑन होता है। अब देखिए इसके सर्किट से हम लोग एक एक बातों को समझते हैं। देखिए चूँकि यहाँ पे लगा हुआ है हमारा यूजेटी, तो यूजेटी में 3 टर्मिनल होते हैं, जिसमें एक इमीटर टर्मिनल होता है। और यूजेटी किस रूप में प्रयोग होता है, शॉ टूथ वेव जनरेटर के लिए प्रयोग होता है। और इस सर्किट में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है। जब इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के मान को हम कम करते हैं, यानी जब इस वेरिएबल रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है, तो हमारा जो ये कैपेसिटर सी लगा हुआ है, ये कैपेसिटर चार्ज होने लगता है। और जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो जब कैपेसिटर का वोल्टेज और इमीटर के वोल्टेज के बराबर होता है, जब कैपेसिटर का वोल्टेज इमीटर के वोल्टेज के बराबर होता है तो इमीटर में करंट फ्लो होने लगती है। और जैसे ही इमीटर में करंट फ्लो होती है तो ये हमारा कैपेसिटर क्या होता है, डिस्चार्ज होने लगता है। और जैसे जैसे ये डिस्चार्ज होता है और इस इमीटर के क्रॉस वोल्टेज कम होता है, उस दौरान ये इमीटर कंडक्शन करना बंद कर देता है। उस समय यह इमीटर कंडक्शन करना बंद कर देता है। और इसी तरह बार बार इसके वोल्टेज को बराबर करके इसमें कंडक्शन करना और फिर कम होके इसको टर्न ऑफ कर देना है यानी बंद कर देना है। इसी के बीच क्या किया जाता है, यूजेटी के द्वारा इसके द्वारा एक करंट पल्स ले लिया जाता है, करंट पल्स प्राप्त कर लिया जाता है। और यह करंट पल्स ट्रांसफार्मर की सहायता से, ये करंट पल्स यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर की सहायता से किसको दे दिया जाता है, एसीआर के गेट पल्स को दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है, एसीआर के गेट के पल्स के रूप में प्राप्त होती है, जिससे क्या होता है, हमारा एसीआर टर्न ऑन हो जाता है। अब आशा है कि समझ में आपको आया होगा। चलिए अब आगे देखिए जो अगला टॉपिक है हमारा वो है कम्यूटेशन ऑफ एसीआर, यानी एसीआर को अब टर्न ऑफ कैसे किया जाता है। इसी को हम कहते हैं टर्न ऑफ टू एसीआर, यानी एसीआर को टर्न ऑफ करना। तो देखिए क्या किया जाता है, कंडक्शन करते हुए एसीआर को टर्न ऑफ करना कम्यूटेशन ऑफ एसीआर कहलाता है। यानी कि जब एसीआर में करंट फ्लो हो रही है तो वो क्या हो रहा है, उसको कम्यूटेशन ऑफ एसीआर कहते हैं। लेकिन उसमें अब करंट को फ्लो करना बंद कर देना है, यानी उसमें अब करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो उसे कहते हैं कम्यूटेशन ऑफ एसीआर। तो एसीआर की कम्यूटेशन के लिए या तो उसके करंट को होल्डिंग करंट से कम किया जाता है। होल्डिंग करंट क्या होता है, वह मिनिमम करंट
जिससे यदि करंट कम होने पर एसीआर काम करना बंद कर दे, उसे होल्डिंग करंट कहते हैं, या उसे अधिक होने पर एसीआर काम करना स्टार्ट कर दे। तो एसीआर को बंद करने के लिए, यानी एसीआर में करंट न फ्लो होने के लिए क्या करना चाहिए, सर्किट की करंट होल्डिंग करंट से कम कर देनी चाहिए। तो यही कह रहा है एसीआर की कंडक्शन के लिए या तो एसीआर की कम्यूटेशन के लिए या तो उसके करंट को होल्डिंग करंट से कम किया जाता है, या उसकी वोल्टेज पोलैरिटी बदल दी जाती है, या उसकी जो वोल्टेज की पोलैरिटी है वो बदल दी जाती है। तो देखिए एसीआर के कम्यूटेशन के लिए कई प्रकार के, यानी मुख्यतः 4 प्रकार के सर्किट का प्रयोग किया जाता है, जो कि किस तरह है इसको अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो पढ़ेंगे। तो देखिए एसीआर की कम्यूटेशन के लिए निम्न सर्किट का यूज किया जाता है, यानी कि एसीआर को टर्न ऑफ करने के लिए निम्न सर्किट का प्रयोग किया जाता है। नेचुरल या लाइन कम्यूटेशन, यह सिर्फ एसी में होता है, इसका प्रयोग सिर्फ एसी सप्लाई में एसीआर को टर्न ऑफ करने के लिए या एसीआर के कम्यूटेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो लोड कम्यूटेशन होता है ये सेल्फ होता है, इसको डीसी के लिए किया जाता है, और यह खुद जब होल्डिंग करंट कम हो जाता है तो ये ऑफ हो जाता है। और यह होता है जो फोर्स कम्यूटेशन, इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वोल्टेज कम्यूटेशन और दूसरा होता है करंट कम्यूटेशन। यानी इसमें करंट की वैल्यू को होल्डिंग करंट के वैल्यू से कम करके भी एसीआर की होल्डिंग करंट के वैल्यू से कम करके होल्डिंग करंट के वैल्यू से कम करके इसको एसीआर को टर्न ऑफ किया जाता है, या उसके वोल्टेज पोलैरिटी को बदल करके एसीआर को टर्न ऑफ किया जाता है। और एक होता है एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन के मेथड। तो देखिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं नेचुरल और लाइन कम्यूटेशन। तो देखिए नेचुरल और लाइन कम्यूटेशन क्या होता है। इस कम्यूटेशन का प्रयोग एसी सप्लाइड एसीआर के लिए होता है। नेचुरल और लाइन कम्यूटेशन का प्रयोग कहाँ पे होता है, जो एसी सप्लाइड एसीआर है उसको टर्न ऑफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि एसीआर एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बेस में होता है। हम जानते हैं कि एसीआर की जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में होता है, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल में एसीआर कौन से बेस में होता है, फॉरवर्ड बेस में होता है। इसीलिए गेट पल्स देने पर यह टर्न ऑन हो जाता है। इसीलिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में गेट पल्स देने पे क्या हो जाता है, ये टर्न ऑन हो जाता है। परंतु एसी के निगेटिव हाफ साइकिल में उसके अक्रॉस वोल्टेज पोलैरिटी चेंज हो जाती है, और एसी के निगेटिव हाफ साइकिल में उसके अक्रॉस क्या होता है, वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, जिसके कारण वह स्वतः ही टर्न ऑफ हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, वो खुद ही टर्न ऑफ हो जाता है। यह उसकी सर्किट है, यह ट्रांसफार्मर से एसी सप्लाई दी गई है। एसी के ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये क्या होगा, टर्न ऑन होगा। लेकिन जब एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल में, यानी कि जब ये करंट इस तरह से फ्लो होगी, यानी कि एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब करंट इस तरह फ्लो होगी, तो ये इसके एनोड से, इसके पी टाइप से हायर पोटेंशियल तथा एन टाइप से लोअर पोटेंशियल जुड़ा हुआ है, तो ये फॉरवर्ड बेस में है। तो इस में ये क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगी। लेकिन एसी के जब सेकेंड हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल आएगी, तो इसकी करंट इस डायरेक्शन में हो जाएगी, जिसके कारण ये क्या होगा, रिवर्स बेस में होगा, और ये खुद ही टर्न ऑफ हो जाएगा। और ये देखिए इसका जो ये है ग्राफ है, इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल पे जब हम इसको क्लॉक पल्स देते हैं तो ये फायरिंग एंगल दिए हैं अल्फा, तो ये ऑन हो गया है, और निगेटिव हाफ साइकिल में ऑफ है। फिर पुनः ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में अल्फा फायरिंग एंगल के बाद ये ऑन हो गया है। अब देखिए लोड कम्यूटेशन पढ़ते हैं, क्या होता है लोड कम्यूटेशन। तो लोड कम्यूटेशन का इस मेथड का यूज डीसी सप्लाइड एसीआर के लिए किया जाता है। लोड कम्यूटेशन में अगर डीसी सप्लाइड अगर इस एक एसीआर है उसको डीसी सप्लाई दिया गया है, तो उस डीसी सप्लाई में एसीआर को जो टर्न ऑफ करने का मेथड होता है, डीसी सप्लाई एसीआर को जो टर्न ऑफ करने का मेथड होता है, उसमें लोड कम्यूटेशन का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार की कम्यूटेशन के लिए लोड का नेचर इस प्रकार रखा जाता है कि उसमें करंट रिड्यूस करने की नेचर हो। और इस प्रकार के कम्यूटेशन में और इस प्रकार के एसीआर को टर्न ऑफ करने के प्रोसेस में
लोड का नेचर कैसा रखा जाता है, यानी लोड का गुण कैसा रखा जाता है कि उसमें अगर वो करंट कम करता जाए ऐसे लोड का गुण रखा जाता है। और इस प्रकार के जो लोड होते हैं, जो करंट को कम करने वाले जो लोड होते हैं, इस प्रकार के लोड को क्या कहते हैं, डैम्प्ड सर्किट या रेजोनेंस सर्किट कहते हैं। इस प्रकार के लोड को क्या कहते हैं, डैम्प्ड सर्किट या रेजोनेंस सर्किट कहते हैं। और इस सर्किट में आरएलसी सीरीज या पैरेलल में होते हैं। और इस सर्किट में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस सीरीज में जुड़े होते हैं और या पैरेलल में जुड़े होते हैं। जब डीसी सप्लाइड एसीआर को प्रॉपर गेट पल्स देकर टर्न ऑन किया जाता है, यानी कि जब डीसी सप्लाइड एसीआर को जब प्रॉपर गेट पल्स देकर उसको टर्न ऑन करेंगे, यानी कि एसीआर को ऑन करेंगे, तो लोड के रूप में यूज्ड डैम्प्ड सर्किट में, तो जो लोड के रूप में डैम्प्ड सर्किट का प्रयोग किया गया है, जैसे ही करंट एसीआर की होल्डिंग करंट से कम होती है और डैम्प्ड सर्किट का प्रयोग किए हैं तो क्या करेगी, ये लोड में फ्लो होने वाली करंट को कम करेगी, और करंट इतना कम हो जाएगी कि सर्किट में जब वो करंट कम होगी और वो होल्डिंग करंट से कम होगी तो एसीआर क्या हो जाएगा, खुद टर्न ऑफ हो जाता है। एसीआर क्या होता है, खुद टर्न ऑफ हो जाता है। और इसमें देखिए, या तो ये पहला, ये देखिए एसीआर को ये डीसी से हम लोग कनेक्ट किए हैं, इसमें एसीआर को डीसी सप्लाई से कनेक्टेड है, तो ये पॉजिटिव, ये जब ये लोड में करंट फ्लो हो रही है तो आरएलसी या तो सीरीज में जुड़ी है या पैरेलल में जुड़ी है। लेकिन दोनों के केस में सप्लाई डीसी है, क्योंकि इसको लोड कम्यूटेशन में जब एसीआर डीसी सोर्स से कनेक्टेड होता है तो लोड कम्यूटेशन का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या होगा कि जब यह करंट इसमें जो लोड है वो डैम्प्ड सर्किट के रूप में है, तो इसमें जब करंट फ्लो होगी तो ये करंट को क्या करेगा, कम करता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इसकी जो करंट फ्लो हो रही है ये होल्डिंग करंट से कम हो जाएगी, और जब करंट होल्डिंग करंट से कम होती है तो एसीआर टर्न ऑफ हो जाता है। चलिए अगला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है फोर्स्ड कम्यूटेशन, उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक देख लिया जाए इसका ये वेव फॉर्म। तो ये देखिए वेव फॉर्म में क्या होता है, पहले ये करंट धीरे धीरे कम होती है और एक बारी जब इसकी होल्डिंग करंट से कम करंट होती है तो ये टर्न ऑफ हो जाता है। तो चलिए अब बिना देर के स्टार्ट करते हैं फोर्स्ड कम्यूटेशन। देखिए तो है फोर्स कम्यूटेशन। तो इस प्रकार के कम्यूटेशन में या तो कंडक्शन करते हुए एसीआर के अक्रॉस वोल्टेज पोलैरिटी चेंज कर दी जाती है, यानी कि फोर्स कम्यूटेशन मेथड में अगर एसीआर कंडक्शन कर रहा है तो उसकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे, उसकी वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज कर देंगे, जिससे एसीआर हमारी टर्न ऑफ हो जाएगी। या उसके लोड में फ्लो होने वाली करंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट पल्स देकर नेट करंट का मान होल्डिंग करंट से कम कर दिया जाता है, जिससे एसीआर टर्न ऑफ होता है। और दूसरा क्या होता है कि जो इसके लोड में करंट फ्लो हो रही है ठीक उसके विपरीत एक और करंट दे देते हैं, जिससे क्या करती है कि नेट करंट का वैल्यू क्या होता है कि होल्डिंग करंट से कम हो जाती है, और करंट जब होल्डिंग करंट से कम होती है तो एसीआर हमारा टर्न ऑफ हो जाता है। और जो फोर्स्ड कम्यूटेशन है ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है वोल्टेज कम्यूटेशन और दूसरा होता है करंट कम्यूटेशन। तो इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो वोल्टेज कम्यूटेशन क्या होता है, इस प्रकार का कम्यूटेशन में दो एसीआर का यूज होता है। वोल्टेज कम्यूटेशन में कितने एसीआर का प्रयोग होता है, दो एसीआर का होता है। और जहाँ पे भी कम्यूटेशन आएगा वहाँ बस एक ही शब्द से मतलब है एसीआर को बंद करना, एसीआर को टर्न ऑफ करना। इस प्रकार के कम्यूटेशन में दो एसीआर का यूज होता है, एक मेन एसीआर और एक सहायक एसीआर। दो इस प्रकार के कम्यूटेशन में कितने एसीआर के प्रयोग होते हैं, दो एसीआर के, एक होता है मेन एसीआर और दूसरा होता है सहायक एसीआर। इसके सर्किट कनेक्शन इस प्रकार होते हैं कि सहायक एसीआर के ऑन होने पर मेन एसीआर ऑफ हो जाता है। और इसके सर्किट कनेक्शन किस प्रकार के होते हैं, कुछ ऐसा होता है इसका सर्किट कनेक्शन कि इसके जब सहायक एसीआर को ऑन करते हैं तो इसका मेन एसीआर क्या हो जाता है,
ऑफ हो जाता है। और देखिए इसका सर्किट कनेक्शन नीचे दिखाया गया है कि इसमें डीसी सप्लाई लगा हुआ है, लोड लगाया गया है और लोड से के साथ एक एसीआर जोड़ा गया है और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया गया है, यहाँ पे एक डायोड लगाया गया है, यहाँ पे एक इंडक्टर लगाया गया है और यहाँ पे एक यहाँ पे एसीआर लगाया गया है, एक यहाँ पे एसीआर लगाया गया है, यहाँ पे एक ट्रिगरिंग सर्किट है और यहाँ पे एक ट्रिगरिंग सर्किट है और यहाँ पे 2 एसीआर लगे हुए हैं, एक लोड लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक डायोड लगा हुआ है। तो चलिए इसके बारे में जो जहाँ जैसे लगा हुआ है और जिसका जो फंक्शन है उसको पॉइंट वाइज पेपर में भी लिख देंगे और उसके थ्रू हम समझ भी लेंगे कि ये कैसे कार्य करता है। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो है हमारा पहला पॉइंट कि इस जो एसीआर लगा हुआ है उस एसीआर में जो एसीआर T1 है वो मेन एसीआर है और एसीआर T2 जो है वो सहायक एसीआर है। उसमें 2 एसीआर लगे हुए हैं जिसमें एक T1 लगा हुआ है और एक एसीआर T2 लगा हुआ है। तो जो एसीआर T1 है वो मेन एसीआर है, जबकि एसीआर T2 है वो कौन सा एसीआर है? सहायक एसीआर है। अब देखिए सहायक एसीआर को ही हम इंग्लिश में ऑक्सिलरी एसीआर कहते हैं। तो जब ऑक्सिलरी एसीआर T2 को प्रॉपर गेट पल्स देकर टर्न ऑन किया जाता है और जब सहायक एसीआर T2 को प्रॉपर गेट पल्स देकर टर्न ऑन किया जाता है तो सर्किट में करंट लोड C से कैपेसिटर से C2 की डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो करंट कैपेसिटर से लेके लोड से कैपेसिटर से लेके T2 के डायरेक्शन में फ्लो होती है, जिससे कैपेसिटर चार्ज होने लगता है। जिससे क्या होता है? कैपेसिटर चार्ज होने लगता है। चलिए अभी हम आपको सर्किट के थ्रू भी इन सारे बातों को समझाएंगे। तो चलिए पहले सर्किट में ही देख लेते हैं एक एक करके कि क्या होता है। तो देखिए सर्किट में देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक T1 लगा हुआ है और एक T2 लगा हुआ है एसीआर। तो जो T1 एसीआर है वो मेन एसीआर है और जो T2 एसीआर है वो सहायक या ऑक्सिलरी एसीआर है। और जब T2 को यानी T2 टर्मिनल को T2 के गेट को प्रॉपर गेट पल्स देकर टर्न ऑन करते हैं तो हमारी करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? तो हमारी करंट लोड से होते हुए कैपेसिटर से होते हुए टर्मिनल T2 से होते हुए हमारी फ्लो होती है। कहाँ से कहाँ तक? तब हमारी करंट की डायरेक्शन यहाँ से लोड से होते हुए और कैपेसिटर के थ्रू यहाँ T2 से होते हुए रिटर्निंग पाथ कंप्लीट कर लेती है। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है, चलिए पहले उसको पढ़ेंगे फिर उसको सर्किट डायग्राम में देखेंगे। तो जो इस कंडीशन में क्या हो रहा था, जब लोड से कैपेसिटर से होते हुए और हेल्प ऑक्सिलरी एसीआर से फ्लो कर रही है, उस केस में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। देखिए अगला पॉइंट जो है वो है कैपेसिटर के चार्जिंग के टाइम करंट घटने लगती है। और जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो हमारी करंट क्या होती है? घटने लगती है। और जैसे ही चार्जिंग करंट एसीआर T2 के होल्डिंग करंट से कम होती है और जैसे ही चार्जिंग करंट क्या होती है? एसीआर T2 के होल्डिंग करंट से कम होती है तो यह ऑफ हो जाता है। और जब मतलब कि कैपेसिटर हमारा चार्ज होता है तो करंट घटने लगती है। और चार्जिंग करंट तो जब चार्जिंग करंट एसीआर जो T2 है हेल्पिंग एसीआर के होल्डिंग करंट से कम होता है तो T2 एसीआर टर्न ऑफ होता है। एसीआर T1 के गेट पल्स देकर टर्न ऑन हो जाता है और एसीआर T1 को गेट पल्स देकर ऑन किया जाता है। T1 के ऑन होने पर कैपेसिटर C डिस्चार्ज होता है और फिर पुनः जब जो एसीआर T1 हमारा लगा हुआ है, भी आपको सर्किट में दिखाएंगे। जो हमारा एसीआर T1 लगा हुआ है, अब ये जब T1 लगा हुआ है इसको पॉजिटिव पल्स दे करके इसको टर्न ऑन किया जाता है तो हमारा कैपेसिटर क्या होता है? डिस्चार्ज होने लगता है। और जब डिस्चार्ज होने लगता है एकदम पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है तो डिस्चार्जिंग के अंत में वोल्टेज पोलैरिटी बदल जाती है तथा T2 को ऑन करते हैं तो T1 ऑफ हो जाता है। और जब चार्जिंग एकदम कम हो जाती है और उस कंडीशन में जब T1 को ऑन करते हैं तो हमारी क्या होती है? T2 को ऑन करते हैं तो हमारी यानी हेल्पिंग
हेल्पिंग एसीआर को यानी कि सहायक एसीआर को या ऑक्सिलरी एसीआर को ऑन करते हैं तो हमारी जो मेन एसीआर होती है वो ऑफ हो जाता है और इस प्रकार यह प्रोसेस चलता रहता है। और इस प्रकार क्या होता है, यह प्रोसेस चलता रहता है और डायोड डी कैपेसिटर को अपोजिट डायरेक्शन में डिस्चार्ज होने से रोकता है। और उस सर्किट में देखिएगा एक डायोड लगा हुआ है, वो डायोड डी क्या करता है कि अपोजिट डायरेक्शन में उसको डायोड को कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने से रोकता है। और एलसी मतलब कि इंडक्टर और कैपेसिटर T1 तथा T2 को नॉन कंडक्टिव पीरियड में एक दूसरे के द्वारा एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। और जो इंडक्टर है और कैपेसिटर है वो T1 और T2 को नॉन कंडक्टिव पीरियड में क्या करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं। चलिए अब दूसरा पढ़ेंगे करंट कम्यूटेशन। देखिए जो हमारा अगला है वो है करंट कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन की इस प्रोसेस में यानी कम्यूटेशन की इस क्रिया में कंडक्शन करते हुए एसीआर के लोड में कंडक्शन करते हुए एसीआर के जो लोड होते हैं उसमें फ्लो होने वाली करंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट करके उसके नेट करंट को एसीआर की होल्डिंग करंट से कम कर दिया जाती है और जिसे एसीआर टर्न ऑफ हो जाता है। अब करंट कम्यूटेशन में क्या होता है कि जो लोड में जो करंट फ्लो हो रही है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट को फ्लो करवा देते हैं, जिससे नेट करंट क्या होती है, नेट करंट एसीआर की होल्डिंग करंट से कम हो जाती है। और जब होल्डिंग करंट से सर्किट की करंट कम होगी तो हमारा एसीआर क्या होगा, वो टर्न ऑफ हो जाता है। चलिए जो हमारा अगला पॉइंट है वो है एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन। एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन इसको भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन। तो एसीआर की कम्यूटेशन की इस मेथड में यानी एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन मेथड में एक्सटर्नल पल्स जनरेटर की माध्यम से इसे निगेटिव पल्स देकर टर्न ऑफ किया जाता है। यानी कि एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन मेथड में एसीआर को क्या किया जाता है, एसीआर को निगेटिव पल्स देकर टर्न ऑफ किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके अलावा पल्स जनरेटर में से निगेटिव पोलैरिटी वोल्टेज का जनरेटर करके भी एसीआर को टर्न ऑफ किया जाता है। यानी कि इसमें इस जनरेटर के द्वारा क्या किया जाता है, उसकी पोलैरिटी निगेटिव पोलैरिटी उसमें उसकी जनरेटर में निगेटिव पोलैरिटी भी करके एसीआर को टर्न ऑफ किया जाता है या निगेटिव पोलैरिटी जनरेट करके एसीआर को टर्न ऑफ किया जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। कुछ और पॉइंट है, चलिए उन सब को भी देखते हैं। देखिए ये जो हम पढ़े थे वो उसका ये सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे पल्स जनरेटर है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इससे डायरेक्ट एसीआर कनेक्टेड है। इस एसीआर से क्या करते हैं कि इसको एक्सटर्नल सोर्स से इसको टर्न ऑफ करते हैं और ये एक्सटर्नल सोर्स से टर्न ऑफ करते हैं या इसकी वोल्टेज पोलैरिटी को चेंज करके भी इसको टर्न ऑफ कर देते हैं। देखिए जो अगला हमारा है और लास्ट जो कम्यूटेशन की मेथड है वो है फायरिंग एंगल एंड इट्स कंट्रोल। फायरिंग एंगल एंड इट्स कंट्रोल यानी फायरिंग एंगल को और इसके कंट्रोल को करके हम कैसे एसीआर को टर्न ऑफ करते हैं। देखिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। फायरिंग एंगल एंड इट्स कंट्रोल, एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल में जिस एंगल पर उसे गेट पल्स देकर टर्न ऑन किया जाता है उस एंगल को फायरिंग एंगल कहते हैं। और फायरिंग एंगल किसे कहते हैं, तो एसी के जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जिस एंगल पर उसे गेट पल्स देकर यानी जिस एंगल पर यानी 0 से लेकर 90 के बीच में पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है पहली, तो उस पॉजिटिव हाफ साइकिल में 10 डिग्री पे, 20 डिग्री पे या 30 डिग्री पे या 40 डिग्री पे या 50 डिग्री पे या 60 डिग्री पे जिस एंगल पे उसको पॉजिटिव पल्स देकर टर्न ऑन किया जाता है उस एंगल को क्या कहते हैं, फायरिंग एंगल कहते हैं। और इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और फायरिंग एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए ये क्या है कि जो 0 से पाई, देखिए पहला 180 होता है, सॉरी हम बोल दिए थे 90 होता है, लेकिन पहला होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से 90। पॉजिटिव हाफ साइकिल कितना, 0 से 180, सॉरी 0 से 180।
तो ये देखिए जब अल्फ़ा के वैल्यू को एग्जैक्ट 90 डिग्री पे गेट पल्स देकर टर्न ऑन किए हैं तो इसके बाद यानी इधर कंडक्शन नहीं करेगा लेकिन 90 के बाद कंडक्शन करेगा। सेम हर साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये क्या करेगा 90 के बाद अब कंडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। अब जब दूसरे केस में जब इसके फायरिंग एंगल को 90 से अधिक कर देंगे तो ये 90 के बाद जितने पे किए हैं उसके बाद ये कंडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। और तीसरा जो है हमारा वो है कि एक देखिए यहाँ पे 90 से कम किए हैं यानी कि 90 से पहले जितने एंगल पे फायरिंग एंगल दिए हैं यानी 40 पे, तो 40 डिग्री के बाद इसको ACR को टर्न ऑन कर देगा। ACR को क्या करेगा टर्न ऑन कर देगा। ACR से कनेक्टेड लोड में डिजायर्ड पावर प्रोवाइड कराने के लिए फायरिंग एंगल को कंट्रोल आवश्यक है। यानी ACR से कनेक्टेड लोड में यानी जो ACR से लोड कनेक्टेड है उसमें डिजायर्ड पावर प्रोवाइड कराने के लिए, यानी कि हम जानते हैं कि एक ACR है उससे जो लोड कनेक्टेड है वो 60 डिग्री के बाद फायरिंग एंगल देंगे तो वो क्या होगा कि हमें बहुत अच्छे से काम करेगा। तो उसका जो कंट्रोल होगा कि हमें 60 के बाद 60 एंगल के बाद ही उसे क्लॉक पल्स मिले यानी उसे में करंट फ्लो हो, उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए हम ACR को कंट्रोल करते हैं, जो फायरिंग एंगल से कंट्रोल करते हैं, वो एकदम ज़रूरी होता है। और फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके ACR के कंडक्शन को कंट्रोल किया जाता है। और फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके क्या किया जाता है, ACR के कंडक्शन को कंट्रोल किया जाता है, जिससे लोड के डिजायर्ड पावर प्राप्त होती है, जिससे लोड में क्या होती है इच्छुक पावर प्राप्त होती है। यदि फायरिंग एंगल 90 रखा जाए तो लोड को प्राप्त होने वाली पावर इनपुट की 1/4 प्राप्त होगी। यानी कि जब फायरिंग एंगल 90 रखा जाता है तो हम जानते हैं कि जो एक पूरी साइकिल होती है पॉजिटिव और हाफ निगेटिव वो 360 डिग्री की होती है, और उसमें जब फायरिंग एंगल हम 90 रखते हैं तो लोड को कितना पावर इनपुट प्राप्त होगी 1/4। उसी प्रकार जब फायरिंग एंगल 90 से अधिक किया जाएगा तो लोड में जो पावर होगी वो 1/4 से कम प्राप्त होगी, अर्थात फायरिंग एंगल बढ़ाने पे लोड पावर या आउटपुट पावर घटने लगता है, या फायरिंग एंगल बढ़ाने से क्या होता है लोड पावर या आउटपुट पावर घटने लगता है। और चलिए दोस्तों अब कुछ और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि फेज कंट्रोल यूजिंग ACR, इन सब को भी देखिए दोस्तों। तो जो अगला टॉपिक है वो है फेज कंट्रोल यूजिंग SCR। तो देखिए इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि हम जानते हैं कि ACR एक यूनिडायरेक्शनल कंट्रोल डिवाइस होता है। ACR एक यूनिडायरेक्शनल कंट्रोल डिवाइस होता है। इसके फायरिंग एंगल की कंट्रोलिंग द्वारा इसके कंडक्शन को कंट्रोल करके आउटपुट पावर को कंट्रोल किया जाता है, और ACR की कंट्रोलिंग उसके फायरिंग एंगल के द्वारा किया जाता है, और फायरिंग एंगल के द्वारा हम उसके कंडक्शन की क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं। और उस कंडक्शन के कंट्रोल करने से क्या होता है कि आउटपुट पावर को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कंडक्शन को कंट्रोल करने पे क्या होता है आउटपुट पावर कंट्रोल हो जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ACR की इसी प्रॉपर्टी के कारण AC की किसी भी फेज की पावर का कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। यानी कि ACR का जो यही गुण है जिसके कारण, यानी कि ACR का कौन सा गुण जिसके इसके फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके इसके कंडक्शन को कंट्रोल करना और इसके कंडक्शन को कंट्रोल करके इसके आउटपुट पावर को कंट्रोल करना, ये जो प्रॉपर्टी है इसी प्रॉपर्टी के कारण AC की किसी भी फेज की पावर का कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी के कारण ACR के द्वारा किसी भी फेज की प्रॉपर्टी का पावर आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, और ACR के द्वारा AC के किसी भी फेज की पावर का कंट्रोल फेज कंट्रोल कहलाता है। और ACR के द्वारा किसी भी फेज की पावर का कंट्रोल क्या कहलाता है फेज कंट्रोल कहलाता है। और देखिए इसमें ये सर्किट दिया गया है, एक सर्किट है इसका जिसमें रेजिस्टेंस, इसमें कौन सा ट्रिगरिंग यूज किया गया है रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग मेथड यूज किया गया है, जिसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन सा है R है। और इसी वेरिएबल रेजिस्टेंस R के माध्यम से क्या किया जाता है फायरिंग एंगल को कंट्रोल किया जाता है, और इसी वेरिएबल रेजिस्टेंस R के माध्यम से फायरिंग एंगल को कंट्रोल किया जाता है। और इसमें बहने वाली इसके लोड में फ्लो होने वाली पावर को कंट्रोल किया जाता है। इसी रेजिस्टेंस के द्वारा, वेरिएबल रेजिस्टेंस के द्वारा इसके
किस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है, फायरिंग एंगल को कंट्रोल किया जाता है। इसी वेरिएबल रेजिस्टेंस के द्वारा इसके फायरिंग एंगल को कंट्रोल किया जाता है और फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके लोड में प्राप्त होने वाली पावर को कंट्रोल किया जाता है। और देखिए यहाँ पे बैलेंसिंग स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये हमारा एक SCR लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है। और ये हम पीछे ऐसा ही सेम सर्किट एक देखे थे। तो चलिए इसके सर्किट के रिगार्डिंग एक और पॉइंट लिख लेते हैं जो इस प्रकार है कि इस सर्किट में रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग का यूज किया गया है। इस सर्किट में किस ट्रिगरिंग का यूज किया गया है, रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग का यूज किया गया है जिसे वेरिएबल रेजिस्टेंस R के माध्यम से फायरिंग एंगल कंट्रोल द्वारा उसके कंडक्शन को कंट्रोल करके लोड में प्राप्त होने वाली पावर को कंट्रोल किया जाता है, जिससे वेरिएबल रेजिस्टेंस R के माध्यम से उसके फायरिंग एंगल को कंट्रोल किया जाता है और फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके उसमें कंडक्शन को कंट्रोल किया जाता है और उस कंडक्शन को कंट्रोल करके लोड में प्राप्त होने वाली पावर को कंट्रोल किया जाता है। और एक और टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है फेज कंट्रोल यूजिंग ट्रैक एंड डैक। फेज कंट्रोल यूजिंग ट्रैक एंड डैक। तो हम जानते हैं कि ट्रैक एक बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर मेंबर होता है। ट्रैक क्या होता है, एक बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर मेंबर होता है और SCR की तरह इसके भी फायरिंग एंगल कंट्रोल करके AC के किसी भी फेज के पावर को कंट्रोल किया जाता है और SCR की तरह ट्रैक के भी फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके और किसी भी AC का फेज का पावर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और निम्न चित्र में ट्रैक के द्वारा फेज कंट्रोल हेतु सर्किट रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जो हमारा है कि सर्किट दिया गया है जिसमें ट्रैक के द्वारा उसके क्या किया गया है, इस ट्रैक के द्वारा इसके फेज को कंट्रोल करने हेतु सर्किट बनाया गया है। देखिए जहाँ पे एक AC की सप्लाई है, यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये लोड लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये डैक लगा हुआ है और ये ट्रैक लगा हुआ है। तो देखिए ये क्या क्या फंक्शन करते होंगे इन सब के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो ट्रैक के कंडक्शन का कंट्रोल है वो डैक के कंडक्शन के कंट्रोल के द्वारा किया जाता है। ये ट्रैक का कंडक्शन का कंट्रोल डैक के द्वारा किया जाता है और डैक के कंडक्शन का क्या होता है, कंडक्शन का प्रयोग इसके कैपेसिटर के चार्जिंग टाइम को मेंटेन करके किया जाता है। इसके कैपेसिटर के चार्जिंग टाइम को मेंटेन करके किया जाता है। और जब ये डैक क्या करता है हमारा, और जब ये डैक कंडक्शन करता है तो ट्रैक के गेट को पॉजिटिव पल्स मिलता है, ट्रैक के गेट को क्या मिलता है, पॉजिटिव पल्स मिलता है और ट्रैक क्या हो जाता है हमारा, ऑन हो जाता है। ट्रैक क्या हो जाता है हमारा, ऑन हो जाता है और इस तरह इसके फेज को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो देखिए इसके 2 पॉइंट है, उनको भी देख लेते हैं सर्किट के रिगार्डिंग। तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है सर्किट के रिगार्डिंग। इसके बाद ये जो लेक्चर है हमारा ख़त्म हो जाएगा। और इस सर्किट में ट्रैक की कंडक्शन का कंट्रोल डैक के कंट्रोल द्वारा होता है। अभी आपको पीछे बताएं कि उसमें ट्रैक के कंडक्शन का कंट्रोल किसके कंडक्शन के कंट्रोल द्वारा होता है, डैक के कंट्रोल के द्वारा होता है। और डैक के कंडक्शन का कंट्रोल कैपेसिटर C के चार्जिंग टाइम को मेंटेन करके किया जाता है। और डैक के कंडक्शन का कंट्रोल किस तरह होता है, कैपेसिटर C के चार्जिंग टाइम को मेंटेन करके किया जाता है। और डैक की कंडक्शन करने पर, डैक अगर कंडक्शन करता है तो डैक की कंडक्शन करने पर ट्रैक के गेट पर पॉजिटिव पल्स प्राप्त होती है। और डैक कंडक्शन करता है तो ट्रैक के गेट पे कौन सी पल्स प्राप्त होती है, पॉजिटिव पल्स प्राप्त होती है, जिससे ट्रैक टर्न ऑन हो जाता है। जिससे क्या होता है, ट्रैक टर्न ऑन हो जाता है। इस प्रकार डैक द्वारा ट्रैक की ट्रिगरिंग होती है। इस प्रकार डैक द्वारा ट्रैक की ट्रिगरिंग होती है। डैक द्वारा ट्रैक की ट्रिगरिंग को कंट्रोल करके AC के किसी भी फेज की पावर को कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।